हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 4 है आपके सामने आज, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है। एक साथियों आपको और बात बतानी है, वो बात ये है कि ये देखिए जो ये किताब है आपका ये जो किताब है ये देखिए, ये सिविल जज APO HJS से है और ये प्रीलिम्स पॉइंटर घटना चक्र की किताब है। और इसमें आपको ये देखना चाहिए कि साथियों जो ये पतली बुक है इससे आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे, खास करके APO और PCSJ और जो आजकल LLB के एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में बेयर एक्ट को डिस्कस किया गया है। और इस बुक की एक खासियत ये भी है कि ये बहुत पतली है और कंसाइज वे में मैटर दिया है घटना चक्र ने। इसको आप फटाफट से ख़त्म कर सकते हैं, जिससे आपको MCQ आपके जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की। और आप जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, चैनल का फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आप कहाँ से कितना अच्छा फैक्ट उठा पा रहे हैं, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो रही है, तो उसको देखिएगा और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। आइए अब हम अपने जो महत्वपूर्ण खंड है वो ये है कि निर्वचन खंड जिसे कहा जाता है, इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 के अंतर्गत ये आता है। तो देखिए, इसमें इससे संबंधित निर्वचन खंड से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है। असिद्ध शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब असिद्ध जो नॉट प्रूव्ड होता है, नॉट प्रूव्ड क्या होता है उसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये एक इस तरीके के कुछ आपको जो है महत्वपूर्ण जो है तथ्य देखने को मिलेंगे। तो आइए अब अपना आगे देखते हैं। कोई मनुष्य अमुक, मतलब अमुक से देखिए यहाँ पे क्या मतलब है। आप कई बार पढ़ते होंगे, अमुक शब्द आपको नहीं समझ में आता होगा। अमुक क्या होता है भाई? अमुक खास होता है, किसी खास प्रकार की। अब देखिए आपको इजी हो जाएगा। कोई मनुष्य खास राय रखता है, कोई मनुष्य खास प्रकार की राय रखता है, खास प्रकार से आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक कपटपूर्ण कार्य करता है। ये सब चीजें एक तथ्य हैं। मतलब कोई मनुष्य खास राय रखता हो या खास आशय रखता हो या खास सद्भावना पूर्वक या कपटपूर्ण कार्य करता है, तो ये सारी की सारी चीजें तथ्य होंगी। मतलब अगर आपने ये यहाँ जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये आपका जो ये पेन है, इसको आपने यहाँ से उठाने का आप आशय रखते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे ये चीज़ गिरी हुई है, आपने देखा मेरा मार्कर गिर गया है, तो आपने सोचा कि मैं इनको उठा करके उन्हें वापस कर देता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें एक तथ्य के रूप में मानी जाएगी। तो जो आप उठा करके दे रहे हैं वो सद्भावना के अंतर्गत आ गया। और अगर आप यहाँ पे जो पड़ा हुआ है आपने देखा और अपनी जेब के अंदर रख लिया, वो कपटपूर्वक आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको एक फैक्ट के रूप में मानी जाती हैं। अब क्या है, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहेंगे जब धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो या संबंधित हो। जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा है, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट आप जब इसमें पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, तो आप देखेंगे कि जो तथ्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कहते नहीं है कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जाती हैं। कोई भी गुनाह होता है, कोई भी अपराध होता है, तो आपको हमेशा एक बात देखिएगा कि साथियों कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जाती हैं कि ये इनके पीछे जा रहे थे तो इनका आशय ये था, फिर उसके बाद इन्होंने वहां पे बैठ करके उसकी रेकी करी, उस रेकी करने के बाद 15 दिन बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाइक से उस महिला की चेन लूटी। तो इस तरीके से कड़ियां मिलाई जाती हैं साथियों, और इस तरीके से कड़ियां मिला करके ही जो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स तैयार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियर शब्दों में, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत
तभी कहेंगे जब धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार, याद करने वाली चीज है, धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार ये जो पोर्शन है आपको हूबहू वही शब्दावली रखनी होगी, वही याद करना होगा जो बेयर एक्ट में लिखा है। आप अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, आपको वही शब्दावली रखनी होगी जो बेयर एक्ट कहता है और वही एक्सप्लेन करना होगा। तो शब्दावली को चेंज नहीं करेंगे आप। क्या लिखा है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट, मतलब क्या है, तथ्यों की सुसंगति, मतलब जो तथ्यों की सुसंगति कैसी होगी, ये बेयर एक्ट में जो लिखा है उसी के अनुसार सुसंगति मानी जाएगी। ये नहीं कि आपके मन में जो आ रहा है उससे आपने कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। बेयर एक्ट में जो लिखा है उन्हीं प्रकार के तथ्यों से आपकी सुसंगति मानी जाएगी, मतलब रिलेवेंसी मानी जाएगी। अगर आपने अपने मर्जी से जोड़ दिया और उसको ले जा करके आपने कोर्ट में पेश कर दिया तो वो मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है कोई आपकी वो वहां पे आपके कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में, अधिनियम के उपबंधों में, देखिए बहुत ध्यान से मैं इस बात को बता रहा हूं आपको। यहां पे लिखा है कि जब धारा 3 के पैरा 3 के अनुसार उपबंधों में निर्दिष्ट, मतलब अधिनियम का जो उपबंध है उसके अंतर्गत जो उपबंध किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो विनियम बनाए गए हैं, उनसे ही संबंधित या उनमें ही निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। संसक्त मतलब यहाँ पे संबंधित होता है साथियों। तो संसक्त हो, संबंधित हो, मतलब जो उपबंध जो अधिनियम में उपबंध बताए गए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई प्रकार से वो तथ्य अगर संबंधित होता है तभी हम उसको जो है एक फैक्ट के रूप में कंसीडर करेंगे और न्यायालय भी उस तथ्य को कंसीडर करेगी। अन्यथा आपका जो एविडेंस होगा या जो आपका फैक्ट होगा वो सिरे से अमान्य हो जाएगा या उसको अदालत स्वीकार नहीं करेगी। और आपने पिछले लेक्चरों में देखा भी होगा कि अगर कोई तथ्य स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि न्यायालय उस तथ्य को अस्तित्व में मानती है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए साबित नहीं हुआ का अर्थ क्या होगा, ठीक है, ये नया फैक्ट है, नया पॉइंट है, ये इसमें नहीं है, ये यहीं तक था। तो आशा है आप सब ये सब पैरा 3 के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपको इससे संबंधित दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों, बिना झिझक के बताइए। देखिए पूछेंगे, मैं आपसे खुल के बात करता हूं, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे खुल के बात कहना चाहता हूं कि साथियों आप पूछेंगे मैं बताऊंगा, मुझे नहीं आता होगा तो मैं आपको समय लेकर के पढ़ करके उसके बारे में जरूर बता दूंगा। मैं ये कह दूं कि मुझे सब कुछ आता है तो देखिए ये तो अपने बारे में बड़ाई करना हो गया, अपने बारे में गुणगान करना हो गया। तो देखिए हर चीज हो सकता है मुझे ना आती हो, हर चीज मैं आपको ना उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन जो चीजें इस समय मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो चीजें मैं आपको हूबहू वैसे ही बता सकता हूं जैसा प्रीलिमिनरी आपका जो बेयर एक्ट है उसमें बताया गया है। तो ये चीज आप जरूर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और साबित नहीं हुआ का अर्थ क्या है हम इसको देख रहे थे। तो साबित और ना साबित के बीच मानसिक स्थिति है, ठीक है। क्या है, साबित नहीं हुआ मतलब इसको इस अर्थ उसको देखिएगा आप, ये क्या लिखा है साबित नहीं हुआ, मतलब कोई चीज अगर प्रूफ हो जाती है तो उसे प्रूव्ड कहते हैं, कोई चीज प्रूफ नहीं होती है तो उसे नॉट प्रूफ्ड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज साबित नहीं हुई है तो यह साबित और ना साबित के बीच की एक मानसिक स्थिति है, उसके बारे में इसमें साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कोई भी तथ्य साबित ना हुआ कहा जाएगा जब किसी तथ्य को ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित, क्या लिखा है,
कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाएगा जब किसी तथ्य को ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो। तो देखिए ऊपर वाले तथ्य, ऊपर वाले फैक्ट से ये वाला फैक्ट बता देता है कि किस प्रकार से इसको मतलब जो है साबित और ना साबित की ये बीच की स्थिति होती है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो है इसके जो बाकी बचे हुए शब्दावलियां हैं उनको डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा लेक्चर चलता रहेगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको पूरी जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको चीज़ों का पता चलता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो भी आपके जो नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।